लोग समझते हैं। तो श्वसन को हम क्या समझते हैं, तो श्वसन एक क्रिया है। श्वसन क्या है? क्रिया। और इस क्रिया से क्या होता है, तो ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? किस में बनता है? तो जीवों में। तो कोई जब एग्जाम में प्रश्न है कि श्वसन क्या है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर में क्या बनाते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वसन नहीं कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। श्वसन का मतलब होता है ऊर्जा बनाने की क्रिया। जीव अगर शरीर में ऊर्जा बना रहा है तो किससे बना रहा है? तो श्वसन से ही बना रहा है। ठीक है। अब श्वसन में होता क्या है, ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जो है जब टूटता है, ग्लूकोज का जब विखंडन होता है, क्या होता है? और विखंडन से क्या बनेगा? ऊर्जा। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। कोई दिक्कत है किसी को? श्वसन समझ में आ गया? जीवों के शरीर में ऊर्जा निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन में होता क्या है, तो ग्लूकोज का विखंडन। क्या होता है? यानी ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जब, तो ऊर्जा बनता है। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में जब ग्लूकोज टूट कर क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत है? श्वसन किसे कहते हैं, एक बार बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो हो सकता है कि दो परिस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। कितनी परिस्थिति में? एक टूट जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक। तो जब ग्लूकोज की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो उस श्वसन को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। उसे क्या कहते हैं? अब बिना ऑक्सीजन का जब टूटता है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तो उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो श्वसन कितने प्रकार का? एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटेगा और क्या बनेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो भी ऊर्जा बनता है, लेकिन थोड़ी इसमें मात्रा कम होती है, इसमें मात्रा अधिक होती है। बस फर्क इतना ही होता है कि इसमें ऊर्जा कम बनेगा, इसमें ऊर्जा ज्यादा बनेगा। दोनों कंडीशन में ऊर्जा बनेगा। यानी जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा। और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा तो उपस्थिति में टूटा तो वायवीय श्वसन, बिना ऑक्सीजन का टूटा तो अवायवीय श्वसन। कोई दिक्कत है किसी को? इसी को हम कोशिकीय श्वसन के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह सारी की सारी प्रक्रियाएं मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, कीट हो, उसके कोशिका में संपन्न होता है। श्वसन की क्रिया कहां होता है? कोशिका के अंदर। लेकिन कोशिका जो होता है, उस कोशिका में दो हिस्सा होता है। एक होता है केंद्रक। क्या होता है? और इस केंद्रक, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक। और एक होता है ये द्रव्य, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। कोशिका द्रव्य में एक कैप्सूल की तरह रचना होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, वह ग्लूकोज जब हमारी कोशिका में जाता है, C6H12O6, C6H12O6, यह जब कहा जाता है? कोशिका में। तो कोशिका में जाता है तो पहले द्रव्य में जाता है। किस में जाता है? और ये ग्लूकोज द्रव्य में, किस द्रव्य में? कोशिका के द्रव्य में दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूट जाता है? और दो हिस्सों में टूटता है। तो एक बनता है C3H12 से हो जाता है H6, O6 जो है ना यहाँ पर, यह हो जाता है O3। फिर बनाता है C3H6O3। माने जो 6 गो ग्लूकोज था, कार्बन था, वो 3 गो में हो गया। तो ये 3 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज का रूप है। ठीक है। तो 3 कार्बन परमाणु वाले जब ये ग्लूकोज का रूप बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। क्या कहते हैं? पाइरूवेट इसका नाम देंगे।
और ये किस में? कोशिका द्रव्य में। किस में? तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूटता है, यहाँ पे किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और इस क्रिया में भी थोड़ी सी मात्रा में क्या बनता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ा। इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। कोई दिक्कत है? पहला चरण हो गया। दूसरा चरण, जब यही ग्लूकोज कहां पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका कैप्सूल की तरह होता है। कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? कैप्सूल की तरह। इसमें यह पाइरुवेट जाता है दो दो हिस्सों में। तो दो दो हिस्सों में जब जाता है तो यह होता है 2C3 और H6 और O3, यानी ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा? C6H12O6। माने फिर यहां पे ये ऑक्सीजन की मदद से क्या होता है? टूटता है। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की मदद से टूटता है तो तीन चीजें बनती है। कितनी चीजें बनती है? एक तो बनता है CO2, एक बनता है जल, और तीसरा चीज जो बनता है वो बनता है छोटे छोटे ऊर्जा के कण। ऊर्जा के कण। और इसी ऊर्जा के कण को हमने नाम दिया ATP। क्या नाम दिया? हाँ, छोटे छोटे कण को हमने नाम दिया ATP। इसका पूरा नाम हो जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। ये बिना ऑक्सीजन का है तो ये कौन सा श्वसन? अवायवीय श्वसन। ये कोशिका के अंदर होता है, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें, तो अगर आ जाएगा कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें तो कहिएगा जब कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है तो ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण होता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज जब कहां पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज कहां पहुंचता है? तो वो टूट के दो हिस्सों में क्या होता है? बढ़ जाता है, और किसका निर्माण करता है? पाइरुवेट का। इस प्रथम अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और यह प्रथम चरण कहां होता है? तो कोशिका द्रव्य में। जब यह पाइरुवेट कहां पहुंचता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसके सहायता से टूटता है? ग्लूकोज की सहायता से। और जब ग्लूकोज की सहायता से यह माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है तो फिर ये CO2 जल और क्या बनाता है? छोटे छोटे ऊर्जा के कण बनाता है, और इस ऊर्जा के कण को ही हमने क्या नाम दिया? ATP। क्या नाम दिया? और इसका पूरा नाम था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बताइए कोशिकीय श्वसन कितने चरण में होता है? दो। पहला चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। पहला चरण कहाँ होता है? दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले चरण को क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। दूसरे चरण को क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। पहले चरण को अवायवीय श्वसन क्यों कहते हैं? यह बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज टूटता है। बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूट के किस चीज का निर्माण करता है? पाइरुवेट का। पाइरुवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? अच्छा, पूर्ण रूप से ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि ग्लूकोज का आंशिक विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ग्लूकोज का पूरा विखंडन, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत? तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में टूटकर क्या बनाता है? पाइरुवेट बनाता है। पाइरुवेट का सूत्र क्या होता है? C3H6O। पाइरुवेट क्या है? तो 3 कार्बन परमाणु वाला ग्लूकोज। पाइरुवेट क्या है? समझ में आया? 3 कार्बन परमाणु है इसमें कितना है? 6 है। तो 3 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। तो श्वसन कितने प्रकार का? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर कैसे लिखेंगे? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह बिना ऑक्सीजन का होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है। देखो कितने प्रश्नों का जवाब हो गया। श्वसन क्या है ये भी समझ गए। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं ये भी समझ गए। कोशिकीय श्वसन कितने चरण में होता है? 2 चरण में। कितने चरण में? पहला चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना सवाल हो गया ना। ऑक्सीजन का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन का आंशिक ऑक्सीकरण। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है? तो पाइरुवेट बनता है। वायवीय श्वसन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP ऊर्जा। ATP ऊर्जा का नाम क्या है? कोई दिक्कत? अब एक और सवाल, अंतर लिख दोगे ना कि यह कोशिका द्रव्य में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
यह आंशिक रूप से ग्लूकोज इसमें टूटता है, इसमें पूर्ण रूप से टूटता है। इसमें पाइरुवेट बनता है, इसमें एटीपी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यह कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑक्सीजन होता नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो इतने सवाल हो जाए। तो श्वसन समझ में आ गया। श्वसन कहाँ होता है? पूर्ण रूप से श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन क्या है? तो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया। कोई डाउट? तो ये श्वसन की प्रकार हो गए और श्वसन में क्या बनता है ये हो गया। अब जो एटीपी है ना, ये इस एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक। सार्वजनिक वाहक क्या बोलते हैं बाबू? कारण सुनो, क्यों इसे ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है? चाहे वो फतिंगा हो, चाहे वो माछी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो माने कोई जानवर हो, मनुष्य हो, दुनिया का अगर कोई भी जीव है, चाहे वो पेड़ पौधा, उनमें ऊर्जा बनता ही है एक जैसा, छोटे छोटे कण के रूप में। उसका हमने नाम क्या दिया है? एटीपी। यानी कह सकते हैं कि दुनिया का कोई भी जीव हो, उसमें ऊर्जा किस रूप में बनता है? किस रूप में? तो सर्व का मतलब सभी में, तो सभी में ऊर्जा एटीपी के रूप में ही बनता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गया? इसे ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्यों कहते हैं? दुनिया का कोई भी जीव हो, उसमें ऊर्जा किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में ही बनता है, इसलिए इसे हम ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो श्वसन समझ में आ गया। अब विभिन्न जीवों में ये पाइरुवेट टूटकर अलग अलग रास्तों में पाइरुवेट टूटता है, किसकी उपस्थिति में, तो क्या बनता है, थोड़ा हम इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले मेरा था ये ग्लूकोज, क्या था? ग्लूकोज। अब यह ग्लूकोज गया कोशिका द्रव्य में। कहाँ गया? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में ये जाके क्या बनाया? पाइरुवेट। क्या बना दिया? अब ये पाइरुवेट दुगो होगा तो ग्लूकोज ही समझिए। अब ये अगर O2 की अनुपस्थिति में टूटे, कैसे? माने बिना ऑक्सीजन के, बिना। और यह क्रिया होता है एक जीव में जिसका नाम क्या है? ईस्ट है। ईस्ट एक ऐसा जीव है जो पाइरुवेट को बिना ऑक्सीजन का तोड़ सकता है। ठीक, एक हो सकता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये किसी भी जीव में हो सकता है, किसी में क्या, जो वायवीय शोषण करते हैं। लेकिन यह O2 होता है, माने O2 की उपस्थिति, O2 की। अच्छा, थोड़ा ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ऐसे बता दें, O2 की उपस्थिति। अब देखेंगे तो एक तो ऑक्सीजन नहीं है, एक में ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक तीसरा हम बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन की अभाव हो। ऑक्सीजन का अभाव मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में है, लेकिन कम मात्रा में। तो यह पाइरुवेट 3 रूप में टूट सकता है। एक तो बिना ऑक्सीजन का टूटेगा, एक ऑक्सीजन के पूरा उपस्थिति में टूटेगा, और एक हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की अब देखो ये समझते क्या है। तो ईस्ट एक ऐसा जीव है, ईस्ट एक जो इस पाइरुवेट को यूं कहे तो ग्लूकोज, चाहे तो पाइरुवेट, इसको बिना ऑक्सीजन का तोड़ता है। और बिना ऑक्सीजन का तोड़ के 2 चीजें बनाता है, 3 चीजें बनाता है। कितनी चीजें? एक कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, दूसरा चीज बनाता है इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल। और तीसरा चीज बनाता है वही एटीपी ऊर्जा। तो ईस्ट जो होता है बिना ऑक्सीजन का, किसका? पाइरुवेट का विखंडन करके क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एटीपी ऊर्जा। यह क्रिया कराता है किण्वन। यह क्रिया क्या कहलाता है? किण्वन। किस जीव में होने वाला क्रिया है? ईस्ट में। किण्वन में ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है? बिना ऑक्सीजन के होने वाला ये क्या है? क्रिया है। इसमें क्या होता है? तो पाइरुवेट किस में टूटता है तो क्या बनता है? तो अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल ईस्ट। अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल ईस्ट। अवायवीय श्वसन किस जीव में होता है? ईस्ट में होता है। याद रहेगा, अवायवीय श्वसन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट जो अवायवीय श्वसन है उसे क्या उनका क्रिया कहते हैं? किण्वन में। किण्वन में ईस्ट करता क्या है बाबू? O2 की उपस्थिति में पाइरुवेट को तोड़ के CO2, इथेनॉल और एटीपी ऊर्जा का। बोलो, किण्वन समझ में आ गया? क्या है किण्वन? किण्वन O2
O2 की अनुपस्थिति में हाँ। पाइरुवेट को तोड़कर CO2 इथेनॉल और ATP का निर्माण करता है। कौन सा जीव? ईस्ट। ईस्ट। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसे अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? किण्वन याद हो गया कि नहीं हो गया? इसके लिए डिफिनेशन लिखना पड़ेगा हो, ऐसे ही नहीं तुम समझ गए? अच्छा चलो, अब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है तो ये देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में O2 की उपस्थिति में टूटकर CO2 H2 और क्या बनता है? ATP। CO2 H2O और ATP, तीन चीजें क्या होती हैं? बन जाती है। अब ये जो होता है ऑक्सीजन का कमी, जैसे आप जब दौड़ते हो तो देखना काफी तेजी से सांस लेते हो, नॉर्मल बैठे हो तो धीरे धीरे सांस लेते हो, यानी जब ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। और ज्यादा ऊर्जा कब बनेगा? जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जब जब ऑक्सीजन जाएगा तब तक ऊर्जा बनेगा। ऑक्सीजन जाना बंद, कोशिका में ऊर्जा बनना, तो कोशिका काम करना, और कोशिका काम करना बंद करेगी तो देगा कोशिका काम नहीं करेगी तो हम बने किससे हैं? तो कहेंगे आदमी मर गया। आदमी क्या हो गया? नहीं समझ में आया? सेल काम करेगा तो जीवित है, सेल काम नहीं करेगा आदमी मर गया। तो जब हम 2 मिनट 3 मिनट तक सांसें रोकते हैं तो क्या होता है? जो कोशिका के अंदर एनर्जी होता है वो यूज होता है, और जब वो समाप्त हो जाए तो फिर दम फूलने लगता है। देह कहता है कि वो ऑक्सीजन दो कि ऊर्जा बनाए, हम ऊर्जा नहीं देंगे तो धीरे धीरे हमारा सेल डेड हो जाएगा। सेल डेड हो जाएगा तो हम भी क्या होंगे? इसलिए किसी का नोटी दाबते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लाई बंद, एनर्जी जाना बंद, ऊर्जा कोशिका ऑक्सीजन जाना बंद और ऑक्सीजन जाना बंद, काम तमाम। कोई दिक्कत? और जब हम दौड़ते हैं ना तो हमें सेल हमारे जो है वर्क करते हैं, मांसपेशियां गति करती है कि नहीं करती है? और जब वो गति करती है तो उन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम लंबा लंबा सांस लेते हैं। आदत नहीं होता है तो उतना एनर्जी हम दे नहीं पाते हैं। क्या हो? क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है बताओ? अच्छा, इस सवाल नहीं कौन देखो, माछी देखा था आगे देखेंगे बाबू, देखा ना? आई तो मछली लिखी है, देखा ना? तो क्या बता रहा था बाबू? तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो यह पाइरुवेट जो होता है ना लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जब बनाता है ना तो वह लैक्टिक, देखो एसिड बढ़ेगा ना देह में तो दर्द होगा, ऐंठन होगा। क्या होगा? तो ऐंठन होगा, दर्द होगा, ये तो टटाने लगता है ना, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल। तो मनुष्य के मांसपेशियों में क्यों दर्द होता है? लैक्टिक अम्ल का। ऐसा क्यों होता है? तो ऑक्सीजन के अभाव से, क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पाइरुवेट बदल जाता है किसमें? लैक्टिक अम्ल। पाइरुवेट टूटकर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न पथों को क्या करें? दर्शाएं। तो आपको ऐसे ही करना है कि ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका द्रव्य में टूट के पाइरुवेट बनाता है। पाइरुवेट जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एटीपी ऊर्जा का क्या करता है? निर्माण करता है। अगर वो बिना ऑक्सीजन के टूटे तब, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अगर ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशियों में, कहाँ? हाँ, मांसपेशियों में ये क्रिया होता है। अगर टूटेगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और इससे क्या होता है? दर्द होता है मांसपेशियों में। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी मनुष्य के मांसपेशियों में दर्द होता है, क्यों? लैक्टिक अम्ल के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुवेट क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी के कारण वहां पे क्या होता है? दर्द होता है। कोई दिक्कत? तो ये था श्वसन। ये क्या था? श्वसन। अब बात आती है कि पौधों में श्वसन। किसमें श्वसन? देखिए भाई, पौधों में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जंतुओं में भी। तो पौधों में श्वसन जो होता है अवायवीय नहीं होता है, वो क्या होता है? वायवीय होता है। बस इतना ही जानना है कि पौधों में श्वसन कौन सा होता है? पौधे जो O2 हैं परिवहन से नहीं, परिवहन क्रिया से नहीं, विसरण क्रिया से ग्रहण करते हैं। विसरण क्रिया से ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनमें परिवहन तंत्र नहीं होता है। उनको श्वसन तंत्र, उनमें श्वसन के लिए अंग देखे हैं क्या? नाक देखे हैं? फेफड़ा उपड़ा देखे हैं? नहीं होता है पौधों में। तो डायरेक्ट, और उनके शरीर पे जो रंध्र होते हैं क्या होते हैं? एक तो छोटा रंध्र होता है, रंध्र जो पत्ता में होता है, कहाँ होता है? और एक होता है वात रंध्र। क्या होता है? ये होता है छालों में। कहाँ होता है? तो पत्तों में क्या होता है? रंध्र।
छालों में क्या होता है? वातरंध्र। इसको एस्टोमाटा भी कहते हैं, एस्टोमाटा। इसके द्वारा ये वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। इसी अवशोषित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो पौधों में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। पत्तों के रंध्रों या छालों के वातरंध्रों द्वारा वो विसरण प्रक्रिया से, परिवहन क्रिया से नहीं, किस क्रिया से? विसरण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन को वातावरण से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और वो ऑक्सीजन जब जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो पूरे शरीर पर छेद होता है ना, जैसे हमारे पूरे शरीर से पसीना निकलता है हर कोशिका के अंदर से, ये जो H2O बनता है ना हमारे सेल्स में, ये पसीने के माध्यम से क्या होते हैं? शरीर से बाहर निकलते हैं। इन्हीं सभी उसे ही डायरेक्ट उन छिद्रों से जाते कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो पौधों में श्वसन में कौन सा गैस लगता है? ऑक्सीजन ही लगता है। कितना लोग कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड केवल को प्रकाश संश्लेषण लगता है। किसमें? जब दिन में वो खाना बनाते हैं ना ग्लूकोज, उसमें वो CO2 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनमें जो श्वसन होता है वो किससे? ऑक्सीजन से ही होता है। ग्लूकोज किसी भी जीव में टूटेगा तो ऑक्सीजन से या बिना ऑक्सीजन के? तो बिना ऑक्सीजन का किसी में टूटता है? हवाई भी है, ऑक्सीजन से टूटा हवाई भी है। तो बताइए पौधों में श्वसन का आता है, वर्णन करें। तो पौधों में श्वसन जो होता है वो वायवीय श्वसन होता है, जो परिवहन क्रिया से नहीं, विसरण की क्रिया से होता है, क्योंकि उनमें श्वसन तंत्र नहीं होता है। श्वसन तंत्र बोले तो श्वसन के लिए नाक, फेफड़ा, रक्त इत्यादि नहीं होता है। वो डायरेक्ट वातावरण से, कहां से? रंध्र या वातरंध्र द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा का, जब आए पौधों में श्वसन लिखने के लिए ना, वर्णन करें, तो जो मैं बोल रहा हूं ना, जो आप सुन रहे हो, वो सारी चीजें वो क्या करनी है? लिख देनी है। कोई दिक्कत है? कोई बताएगा पौधों में श्वसन कैसे होता है? बताइए। पौधों में श्वसन परिवहन क्रिया से नहीं होता है, क्योंकि उसमें श्वसन तंत्र नहीं होता। उनमें विसरण क्रिया द्वारा वातावरण से, रंध्र या वातरंध्र से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। O2 की सहायता से ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार पौधों में श्वसन होता है। पौधों में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय, वायवीय, वायवीय श्वसन। अवायवीय नहीं ना बोलेंगे। पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कब चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके लिए? तो दिन में वो केवल CO2 लेते हैं, O2 नहीं लेते हैं। तो काम कैसे चलता है? क्योंकि जब दिन में वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो उसमें CO2 इस्तेमाल होता है, तो उसके पास O2 मैन्युफैक्चर होता है। दिन में उसके पास स्वयं O2 का क्या होता है? तो जब निर्माण होता है तो उस O2 का सांस लेने में उपयोग भी करता है, और जो एक्स्ट्रा होता है उसे वातावरण में छोड़ देता है। उस O2 को कौन लेते हैं? हम लेते हैं अपने श्वसन के लिए। तो पौधों को दिन में श्वसन के लिए O2 बाहर से लेने की जरूरत, लेकिन रात में वो बाहर से O2 लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। अच्छा, दिन में CO2 क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि दिन में उन्हें प्रकाश संश्लेषण करना होता है, तो खुद CO2 की जरूरत होती है, इसलिए वो बाहर ना छोड़ के भीतरे उपयोग। लेकिन रात में उसको CO2 की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो CO2 का त्याग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रात को CO2 का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्हें CO2 को रात में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। मेरी बातें समझ गए आप लोग? चले, तो हम लोग पौधों में श्वसन हम लोग पढ़ लिए ना। तो चलो, श्वसन समझ में आ गया? एक बार बोलो, श्वसन क्या है? किस चीज की क्रिया है? ऊर्जा निर्माण की। किस क्रिया की? ये ऊर्जा कहाँ बनता है? तो जीवों में। तो जीवों में ऊर्जा निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन में किसका भी खंडन होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है? ऊर्जा। ग्लूकोज कितने परिस्थिति में टूटता है? 2। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति और बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कौन सा श्वसन? बिना ऑक्सीजन का। अवायवीय श्वसन कहाँ होगा? वायवीय श्वसन क्या होगा? कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? छोटी मात्रा में ऊर्जा की अधिक मात्रा में। अच्छा, पूर्ण मात्रा में कहाँ टूटेगा? तो पूर्ण मात्रा में ऊर्जा कहाँ बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में केवल ऊर्जा बनता है कि और कुछ बनता है? CO2 और H2O। अच्छा, ऊर्जा का नाम हमने क्या दे दिया? ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्यों? क्योंकि सभी जीवों में ATP के रूप में ऊर्जा पाया जाता है। सभी जीवों में ऊर्जा बनता है तो ATP के ही रूप में
चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो। चलो, ग्लूकोज के विभिन्न रास्ते, ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न रास्ते। अच्छा, पाइरुवेट के पहले तो कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट बन जाएगा। अच्छा, पाइरुवेट ईस्ट में टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति, क्या बनेगा? इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो किण्वन क्या है? तो पाइरुवेट जब ईस्ट में बिना ऑक्सीजन का टूट के CO2 और इथेनॉल और ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, उस क्रिया को हम, वेरी गुड, ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ टूटता है? मांसपेशियों में क्या बनता है? प्लेटिनम। क्या होगा? मांसपेशियों में दर्द मांसपेशियों में ढेर जोर से क्या होगा? दर्द होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज किसके रूप में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, और उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो क्या बनेगा? ऊर्जा। और इस तरह से ये ऑक्सीजन 3 चरणों में इधर आके 3 रास्ते हैं टूटने के। तो तू फोन के चक्कर में है, बुढ़वा के चक्कर में नहीं है। मुस्कुरा रहा है फिर, सर मुस्कुरा रहा है फिर। देखो इधर, ये क्या है? क्या है? पौधों में कौन सा श्वसन? क्रिया कौन? विसरण, परिवहन। परिवहन क्यों नहीं? क्योंकि इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता। श्वसन तंत्र, नहीं होता है। हमने विसरण की परिवहन, परिवहन, क्योंकि हमारे पास नाक भी है, फेफड़ा भी है, श्वास नली भी है, रक्त भी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? रक्त है। कौन सी है? रक्त। चलो बाद में बताएंगे क्यों। अच्छा, पौधों में श्वसन किससे होता है? कौन से अंग? रंध्र द्वारा और वातरंध्र। रंध्र कहाँ होता है? पत्ता में, वातरंध्र, छालों में, ये क्या है? छिद्र है। क्या है? इनको एस्टोमाटा भी कहते हैं। ये श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। कोई डाउट है? नहीं। अब एक है कीटो, यहां पे दिख रहा है। तो कीटो में श्वसन, कीटो में श्वसन। देखो, एगो कीट होता है। क्या होता है? कीट। हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों आंख हो गया, एक नाक हो गया, ठीक है। अब ये जो कीट है ना, अब इसका ये पंख बना देते हैं। क्या बनाते हैं? पंख। चलो, पंख भी बना दिए, और ना हो तो एक पैर बना देते हैं। क्या? हाँ, मान ली कि भाई नाराज हो जाएगा कि पैर नहीं बनाया सर, है कि नहीं है? एक कीट का पैर हो गया, कोई दिक्कत है? अब क्या होता है कि अच्छा, एक है अंटीना बना देते हैं, टावर, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक लग रहा है? अच्छा चलो काम चलाओ भाई, ठीक लगे चाहे ना लगे। इसमें इसके शरीर पर, जैसे हमारे शरीर पर रक्त का जाल, नस का जाल है ना, इसके भी शरीर पर पतली पतली नलिकाएं होती है, पतली पतली। और ये नलिकाएं जो होती है ना, इन नलिकाओं, ये ऐसे भी पाइपलाइन समझ लो। क्या? पाइपलाइन। जैसे पूरे शरीर में हमारा कहीं काट दो तो रक्त निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वैसे ही इसके पूरे शरीर पर क्या होता है? पाइपलाइन। क्या होता है? उस पाइपलाइन पर छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में छोटा छिद्र है कि नहीं है? ये इनमें रक्त नहीं होता है, इनमें रक्त होता है, रक्त होता है, लेकिन रक्त में क्या? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और ये हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। क्या होता है? अब लोहा जो होता है वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? और यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लेके ऑक्सीजन को एक हिस्से से, रक्त के सहायता से, रक्त का एक ही काम है किसी चीज को एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे। तो हमारे शरीर में जो रक्त है ना, ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेके कोशिका में जाता है, और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ लेके आता है? फेफड़ा में। फिर उस फेफड़ा से हम बाहर उसको क्या करते हैं? निकालते हैं। लेकिन इनमें रक्त होता है, लेकिन उनमें हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण उसमें लोहा भी, और लोहा में ही ऑक्सीजन को बांधने की क्या होती है? तो हमें तो है, हमारा रक्त लाल होगा। कैसा? जो रक्त लाल होता है उसमें हीमोग्लोबिन है, जो रक्त लाल नहीं है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो अब क्या होता है? इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो क्या लोहा होगा? नहीं होगा, तो फिर ऑक्सीजन को कोई बांधने वाला होगा? तो ये क्या करते हैं? डायरेक्ट वातावरण से देहिया पर जो छोटा छोटा छिद्र है ना, उसे बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्योंकि नली है, क्योंकि इस नली से सांस लेगा, तो इसको क्या कहेंगे? भोजन नली। क्या कहेंगे? श्वास नली। सांस लेने वाला नली। क्या बोले तो?
हाँ, सांस लेबे वाला नली को कौन सा नली? श्वास नली। वह नली जिससे ऑक्सीजन शरीर में क्या होता है? जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं श्वास नली। इसको ट्रैकिया अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो इसी ट्रैकिया से डायरेक्ट इसके कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है? ऑक्सीजन। और फिर ग्लूकोज को तोड़ेगा और डायरेक्ट वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? बाहर। और इसमें भी क्रिया होगा विसरण। कौन सा? तो बोलो, कीटों में श्वसन परिवहन से कि विसरण से? पौधों में विसरण से और कीटों में भी? कौन सा कीट? जिसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, वो वाला कीट। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन को बांधने वाला भी क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? और वही ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? तो ये डायरेक्ट श्वास नली से विसरण क्रिया द्वारा कीट क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और डायरेक्ट ऊतक में जाता है। कहाँ जाता है? और ऊतक में जाके क्या करेगा? सेल के अंदर ग्लूकोज का विखंडन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी नली से कहाँ जाएगा? तो आएगा। कीटों में श्वसन का क्या करें? तो कहना है कि कीटों में श्वसन डायरेक्ट विसरण प्रक्रिया द्वारा ऊतकों में होता है, सीधे। क्यों? क्योंकि उसमें रक्त के हीमोग्लोबिन नहीं होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन किसके द्वारा? श्वसन नली द्वारा। किस नली द्वारा? तो कीटों में शोषण किसके द्वारा होता है? कीटों में शोषण डायरेक्ट ऊतकों में क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन कोई डाउट? कीटों में शोषण समझ में आ गया? तो हमने कीट में शोषण पढ़ लिया, पौधों में श्वसन। अब पढ़ेंगे मछलियों में। किसमें? तो मछली में श्वसन कैसे होता है ध्यान सके? यहाँ लिख दे बाबू, दिख रहा है यार, सब जगह लोगते बाबू। मछलियों में श्वसन का हो। तार पार्टनर लोग कहाँ बाज ना? चटियार बनाता देखा ना। मछलियों में श्वसन कौची हो? देखो बाबू, मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है? तो मछली जो होता है ना बाबू, मछली देखे हैं कभी? खाए हैं? मछली खाते हो तुम लोग? अरे भाई, कौन मछली तो जहाज बना दी है। पेटवा पातर हो जाए ना। चलो मान लो रोहू है ना, आई चोइया बना दो ना, है हाई पूंछ बना दो। ये मूछ मत बनाने, इसमें मूछ नहीं होता है। अब पोठ नहीं है रे। अब मछली देखो है, देखो है ना। तो मछली का यहाँ जो आंख होता है, आंखवा के ठीक पीछे यहाँ पे एक थैली होता है। फेफड़ा देखो, इनका फेफड़ा लोगाता। बाद में कोई कि अथी है फेफड़ा का दो, कोई हृदय है तो फेफड़ा। मछली में इनका गोल्फर के कदर फेफड़ा है। काची है? अब बुझाइल, वो गलती से कहा गया फेफड़ा ना। तो तार हेजी गोल्फर बा, एक अगर फेफड़ा हेजी बा तो तार गोल्फर हेजी हुई। देखो, ये जो थैली है आंख के ठीक पीछे, इसे गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ क्या कहते हैं? इसमें जो रचना होता है ना, उस रचना को क्या कहते हैं? गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। देखें, मछली के आंख के ठीक पीछे, मछली के आंख के ठीक पीछे अर्धवृत्त के जैसा, कैसा है ना, दोनों तरफ, दोनों रचना जो होती है लाल रंग का देखे होंगे, उसे बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? हमने क्यों रहा है गोल्फर, क्या कहते हैं? लेकिन गोल्फर वो नहीं है, उसका नाम गिल्स है। क्या है? वो जिस थैलिया में रहता है ना, जिस गड़ावा में रहता है, उसको हम कहते हैं गोल्फर कहिए, चाहे उसको क्या कहिए, गिल कोष्ठ। तो गिल्स कहाँ होता है? गिल कोष्ठ में। गिल्स वह श्वसन अंग है। मछली का क्या है? श्वसन अंग है। तो गिल्स क्या है? तो गिल्स मछली का श्वसन अंग है, जो आंख के ठीक पीछे होता है, एक थैली जैसी रचना में, जिस रचना को हम कहते हैं गिलकोष्ठ। क्या कहते हैं? गिलकोष्ठ कहते हैं। और यह गिल्स करता क्या है? तो जल में जो O2 होता है, उस O2 को, जल में जो O2 होता है उस जल से अलग करता है। क्या करता है? इसका काम क्या है? जल में जो ऑक्सीजन घुला है, उस ऑक्सीजन को उस जल से अलग करके
फिर जब ये मुंह से पानी लेती है ना तो उसमें जल ऑक्सीजन युक्त जल है, कौन सी है? अब जब ये गल्फर में जाता है तो ऑक्सीजन और जल दोनों क्या हो जाता है? अलग। तो ऑक्सीजन चला जाता है शरीर में, ऑक्सीजन चला जाता है और गल्फर से पानी बाहर। तो हेने से लेती है, हेने से छोड़ देती है, हेने से लेती है, हेने से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? या हेने से लेगी, गल्फर से कर लेगी, किधर से? हाँ सॉरी, गल्फर से लेती है, किधर से? देख रहे गल्फर फैला के लेती है, गल्फर फैला के तो ऑक्सीजन वाला पानी आता है और उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है, अब पानी मुंह में कहाँ जाता है? हेने से नहीं, उल्टा नहीं, हेने से आता है, ठीक है ना? तो बताइए गल्फर से ये पानी को अवशोषित करेंगे, ऑक्सीजन गल्फर से क्या होगा? अलग हो जाएगा और पानी मुंह में कहाँ जाएगा? तो ये गल्फर में जो गिल्स है इसका काम क्या है? जल में जो ऑक्सीजन है उसे क्या करना? अलग करना। तो मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। गिल्स कहाँ होता है? आंख के ठीक पीछे। किस में रहता है? गिल्स कोष्ठ में। कितना गिल्स? 2। एक मछली में कितना गिल्स? 2, दोनों तरफ। कोई दिक्कत? इसका काम समझ में आ गया? ये क्या है? तो मछली का श्वसन किस में रहता है? तो गिल्स कोष्ठ में। अब तुम गिल्स निकालोगे ना, जैसे गिल्स हो गया, क्या हो गया? तो दिख रहा है, ये सटल है ना, लेकिन देखो एक पट्टी है, एक ये पट्टी है और एक ये पट्टी है, तो इसमें भी चपटी चपटी पट्टिकाएं ऐसे क्या होती है? रहती हैं। तो उस पट्टिया को हम बोलते हैं गिल पट्टिकाएं। क्या बोलते हैं? गिल पट्टिकाएं। तो प्रत्येक गिल्स में गिल पट्टिकाएं भी होती हैं। तो मछलियों में श्वसन किसके द्वारा? गिल्स कहाँ रहता है? गिल कोष्ठ में। मछलियों का श्वसन अंग गिल्स। कितना गिल्स? 2। गिल्स का काम जल में घुलनशील ऑक्सीजन को क्या करना? अलग करना। कोई डाउट? प्रत्येक गिल्स में क्या होती हैं? गिल पट्टिकाएं। प्रत्येक गिल्स में क्या होती हैं? गिल पट्टिकाएं। तो मछलियों में भी श्वसन हो गया, पौधों में श्वसन, कीटों में श्वसन, मछलियों में श्वसन। इसमें श्वसन किसके द्वारा? पौधों में श्वसन, श्वसन अंग इसका ट्रैकिया। क्या होता है? या श्वास। इसका श्वसन अंग रंध्र तथा वाद्रंध्र। मछली का श्वसन अंग गिल्स। बोलो समझ में आया? सबका श्वसन अंग लिख दो। कीटों का श्वसन अंग ट्रैकिया। कोई दिक्कत? तो ये था अग्रम बगरम हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मनुष्य के बारे में, मानुष के विषय में। किसके विषय में? माने उच्च श्रेणी के बर्टी बेटा के जो जीव होते हैं जिनमें श्वसन फेफड़ा से होता है। किससे होता है? उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि हम में श्वसन कैसे होता है, कौन कौन से अंग के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? नो डाउट? नोट करना है फटाफट। देखिएगा, मनुष्य में श्वसन, ठीक है? तो मनुष्य में जो श्वसन है वो कैसे होता है, ध्यान से। तो मनुष्य में जो श्वसन होता है, मनुष्य में भी वायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। तो श्वसन का प्रकार समझ में आएगा कि मनुष्य में कौन सा श्वसन होगा? वायवीय श्वसन। तो फाइनली जो मनुष्य में जो श्वसन होगा वो जाकर कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये भी तो क्लियर हो गया ना कि वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, वायवीय श्वसन भी 2 चरण में होगा, एक कोशिका द्रव्य में और दूसरा, लेकिन अवायवीय श्वसन केवल एक ही चरण में हो जाएगा। वो कहाँ? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ही 2 हिस्सों में क्या होगा? टूट जाएगा, पाइरुवेट में टूट जाएगा। चलेंगे। मनुष्य में श्वसन जो होता है इसके लिए श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र है अंगों का समूह, अंगों का, जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? श्वसन करता है। या श्वसन में जो जो अंग भाग लेते हैं उसका समूह श्वसन तंत्र कहलाता है। तो इसमें श्वसन तंत्र कौन कौन बनाते हैं? तो 1 नंबर पे होता है नासिका, हाँ, या नाक कह लीजिए, या अंग्रेजी में नोज कह लीजिए। दूसरा होता है श्वास नली, ठीक है, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रैकिया। मुख्य अंग है ये, क्या है? और तीसरा अंग होता है फेफड़ा, ठीक है, लंग्स। लंग्स अंग्रेजी में कहते हैं। अब याद आता है एक चीज कि सर श्वसन में तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज रक्त है। फेफड़ा से लेके कहां तक जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, फिर ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को माइटोकॉन्ड्रिया से लेके फेफड़ा में, ये तो यहां से लेके फेफड़ा तक। लेकिन शरीर के हर एक सेल में कौन जाता है? कोशिका जाता है। कोशिका में कौन जाता है? रक्त जाता है। तो रक्त को श्वसन तंत्र में क्यों नहीं रखा गया है? तो बाबू, तंत्र का मतलब होता है अंग, रक्त अंग नहीं है। रक्त जो है ऊतक है। रक्त क्या है? ऊतक है।
कौन ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। संयोजी इसलिए कहते हैं कि सभी को जोड़ता है, हर एक सेल को आपस में क्या करता है। ये तरल होता है इसलिए बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। इसकी बनावट हम परिवहन में पढ़ेंगे। रक्त क्या होता है, रक्त की बनावट कैसी होती है, इसमें प्लाज्मा कितना % होता है, रक्त कोशिकाएं कितनी % होती है, रक्त ठोस कण कितना होता है, रक्त कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट सबका कार्य क्या होता है ना। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो पढ़ना है तो रक्त इसमें काम करता है, लेकिन रक्त का हम क्यों नहीं लिए नाम, क्योंकि रक्त ऊतक है, अंग नहीं। हमने लिखा है अंगों का समूह, ऊतकों का समूह नहीं। तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो जो अंग किसमें भाग लेता है, श्वसन में, उस अंग को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। तो मुख्य रूप से कितने श्वसन तंत्र में अंग होते हैं? 3। सबसे पहला नासिका, दूसरा श्वास नली, तीसरा फेफड़ा। तो नासिका क्या है? तो श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग है, जो वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? नासिका ही तो ग्रहण करता है। तो नासिका क्या है अगर कोई पूछता है एग्जाम में, तो नासिका श्वसन तंत्र का प्रथम भाग होता है। नासिका जो वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उस अंग को हम क्या बोलते हैं, नासिका कहते हैं। तो दिक्कत, अगर हम नासिका की बात करें तो नासिका जो है ना बाबू, तो नासिका की बनावट की बात करते हैं। किसकी? तो ये है नासिका, श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग। सबसे पहला भाग क्या हो गया? नासिका। यहां फिगर एडजस्ट नहीं होगा ना, उधर ही बना देते चले। ठीक है, चलेगा काम, चल जाएगा, है ना। तो ये है हमारा नासिका। तो ये तो समझ गए कि नासिका क्या है। तो नासिका श्वसन तंत्र का पहला भाग है, जो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अब इसकी बनावट को समझते हैं, नासिका की बनावट कैसी होती है। तो नासिका में सबसे पहले 2 छिद्र होता है। कितना? 2। सबसे पहले समझते हैं नासिका के अंदर का जितना हिस्सा है ना, अंदर का जो भाग है, जैसे पहाड़ के अंदर कोई खाली जगह होता है, उसको गुफा क्या कहते हैं उसको, वैसे ही अंगों के अंदर जो भाग होता है उसे गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये नाक का गुहा है कि मस्तिष्क का? इसलिए इसको बोलते हैं नासिका गुहा। नासिका गुहा यानी नाक के अंदर के भाग को हम क्या बोलेंगे, नासिका गुहा। और ये नाक के अंदर का भाग आप देखेंगे कभी आईने में, तो बीच में एक पट्टी होती है, जिससे 2 हिस्सों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक दायां और एक दायां और बायां। तो एक बोल रहा है दायां नासिका गुहा, एक वो दायां में। तो इसको बोलते हैं नासिका। अच्छा, नासिका गुहा को नासिका वेश्मो भी कहते हैं। नासिका वेश्मो। तो नासिका वेश्मो हो गया। कई गो वेश्मो है? 2 गो। एगो दायां वेश्मो, एक बायां वेश्मो। दायां नासिका वेश्मो और बायां नासिका वेश्मो। इसको कौन बांटता है? तो बीच में एक उपास्थि की पट्टी होती है। उपास्थि की, हाँ, उपपटिया जो होता है ना, तो वो जो पटिया होता है, वो जो बीचवा में पटिया होता है, क्या होता है ना, ये होगा बायां, बायां नासिका वेश्मो और ये दायां। ठीक है, तो 2 नासिका वेश्मो हो गया, एक बायां और एक दायां। तो बीच वाली पटिया जो होता है ना, ये बना होता है उपास्थि का। किसका? उपास्थि वह हड्डी है जो लचीली होती है, इसलिए तो नाक ऐसे मुड़ जाता है, देख रहे हो ना ये। तो नासिका के अंदर जो उपास्थि का जो पट्टी होता है, इस पट्टी बोलते हैं नासा पट्टी। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? तो नासिका का गुहा हो जाए तो नासिका वेश्मो है। नासिका के अंदर की गुहा को क्या बोलते हैं? यह किसके द्वारा 2 भागों में बटा है? नासा पट्टी। एक दायां वेश्मो और एक बायां वेश्मो। कोई दिक्कत? नासिका वेश्मो हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। नासिका कितने छिद्र द्वारा बाहर खुलता है? 2 छिद्र द्वारा। ठीक है, उसे नासिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका छिद्र। तो जस्ट नासिका छिद्र के जस्ट बाद वाला हिस्सा जो ये है ना, ये वाला, इस हिस्से में बाल होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, ठीक है। इस हिस्से में क्या होता है? इसे बोलते हैं घ्राण क्षेत्र।
कोई दिक्कत? वह क्षेत्र जहाँ पे छोटे छोटे रोम युक्त क्या होते हैं, नासिका के अंदर जहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। इसका काम है अगर नाक के अंदर कोई धूल कर जाता है तो उसको क्या करना है, रोकना। ठीक है, अब नासिका के अंदर, नासिका के अंदर ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, कौन, इसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र। ठीक है, और जो मध्य वाला कहाँ, नाक जो है, नाक, तो नाक का जो ऊपरी सतह है, इसके बाद वाला, किसके, इसके बाल के बाद वाला जो ऊपर वाला सतह है, इस ऊपर वाला सतह को श्वसन क्षेत्र और नीचे वाला को प्रघ्राण क्षेत्र, और बीच वाले को भी, बीच और नीचे वाले को कहते हैं प्रघ्राण क्षेत्र। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ क्षेत्र, समझ में आया? नाक का जो आगे वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, घ्राण क्षेत्र। पीछे में ऊपर वाला जो सतह है, जैसे ये छत, क्या हो गया, तो ये छत हो गया कौन सा क्षेत्र, नाक का वो भी तो ऊपरी सतह होगा ना, वो हो गया श्वसन क्षेत्र। और ये साइड वाला दीवार और नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, प्रघ्राण क्षेत्र। कोई दिक्कत है? इस क्षेत्र में चिपचिपा द्रव होता है, चिपा द्रव होता है, उस द्रव को बोलते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या है, तो नाक के अंदर एक चिपचिपा द्रव होता है, पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्लेष्मा। ये अगर कोई कीट पतंग चला गया तो उसे अपने आप में क्या करता है, सटा लेता है, ताकि वो श्वसन के माध्यम से फेफड़ों में ना जाए। कोई दिक्कत? चलिए, तो बताइए नाक, नासिका क्या है, तो श्वसन तंत्र का प्रथम भाग। यह ऑक्सीजन को क्या करता है, नासिका कितने छिद्र से खुलती है, 2। अच्छा, नासिका के अंदर के हिस्सा को क्या बोलते हैं, या नासिका वेश्मों को 2 हिस्सों में बांटने वाला किस चीज की बनी होती है, एक कौन सा वेश्मो, एक कौन वेश्मो, नाक के अंदर के जो वह हिस्सा जहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, नाक के अंदर का ऊपरी सतह, मध्य और नीचे वाला सतह। कोई दिक्कत? इसका सतह जो होता है ना अंदर का, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा सतह कहलाता है कांची। क्या कहलाता है बाबू, कांची क्या है, नाक का जो सतह होता है, नासिका गुहा का, वो उबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, एकदम प्लेन और एकदम सीधा भी। तो उस सतह, उस रचना को क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जब नासिका के पास से जब ये नली आती है ऐसे, तो ये निगल द्वारा के जुड़ जाता है यहाँ पे, मुख गुहा यहाँ आगे आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो नली शुरू होगी वो श्वास नली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्वास नली। आदमी का हाथ है काम चलाने के लिए। ठीक है, तो आगे क्या होगा ध्यान से देखेंगे। ये श्वास नली है। कौन सा नली है, जो नासिका से ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़े तक। तो ये इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। तो श्वास नली क्या है, तो जो नासिका से ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़े तक, उस नली को क्या बोलते हैं, श्वास नली। यह श्वास नली गोल होती है, इसमें अपूर्ण वलय होता है। पूर्ण का मतलब क्या हुआ, सट गया। क्या हो गया, अपूर्ण का मतलब यहाँ से क्या रहेगा, गैप। समझ में आया? तो क्या श्वास नली में पूर्ण वलय होता है कि अपूर्ण? अपूर्ण। अस्थि के नहीं, उपास्थि की। किस चीज की, अब ये वलय होता क्यों है, जब भी आप किसी चीज में से हवा खींचते हो, उधर की हवा निकलते तो आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है ना। तो जब हम फेफड़ा से हवा निकालते हैं क्या करते हैं, तो आपस में चिपके नहीं, इसके लिए अपूर्ण वलय होता है। पूर्ण की अपूर्ण, अपूर्ण। किस चीज की, उपास्थि की। काम बताएं, ये श्वास नली को पिचकने, सतहों को चिपकने से क्या करता है, बचाता है, ताकि श्वसन के समय ये चिपके। अगर जो सट गया और नहीं खुला तो जीव आ जाएगा बहरी, काम समझ में आया कि नहीं आया? तो ये उपास्थि का होता है। किसका होता है, ये जब पहुंचता है फेफड़ों के पास तो एक हिस्सों से कितने समय बचाता है, तो श्वास नली फेफड़ों के पास आ गए। किसके, ये हमारे फेफड़े हो गए, हो गए। एक फेफड़े की 2, तो दोनों फेफड़ों के पास आके कितने समय बढ़ जाती है, 2। इस प्रत्येक हिस्से को हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं ब्रोंकस। श्वासनी, क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, श्वास नली फेफड़े के आसपास पास आके कितने समय बढ़ गई, 2। प्रत्येक हिस्से को क्या कहेंगे, श्वासनी। क्या कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रोंकस।
और जब ये फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाए, किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर, तो ये और भी पतली पतली महीन शाखाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है श्वसनिका। छोटी छोटी नलियों में, देख रहे हैं बट रहा है, अंदर जाके ये कई पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। ये दिखाते हैं श्वसनिका। ठीक है, महीन पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाते हैं। हाँ नलिकाओं में बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ रही है ना। और इन्हीं ये जो पतली पतली महीन शाखाओं में बढ़ रही है और पतली पतली नलिकाओं में बढ़ रही है, इन सभी नलिकाओं को बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका यानी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। बोलो, नासिका से फेफड़े तक जो नली होती है जो ऑक्सीजन को लेके फेफड़े में जाती है, उस नली को श्वास नली। फेफड़े के पास है कितना हिस्सा, प्रत्येक हिस्से को या श्वसनी कहेंगे। यह श्वसनी जब फेफड़ा में प्रवेश करेगी, किसमें, तो क्या होगा, कई नलियों में बढ़ जाती है, और भी महीन पतली पतली नलियों में। बढ़ जाती है प्रत्येक नली को क्या कहते हैं, श्वसनिका। बढ़ रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनिका। कोई दिक्कत। अब इसी श्वसनिका के अंतिम सिरों पर छोटी छोटी थैलियां होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती है। ये थैलियां देख रहे हैं, हाँ, और इन थैलियों में, फेफड़ों में होता है, कहाँ होता है, फेफड़ों में इन थैलियों में होता है रक्त। क्या होता है, रक्त, रक्त भरा होता है। ये जो थैली है क्या है, थैली। इस थैली को बोलते हैं हम, ये दिख रहा है थैली, इस थैली को हम बोलते हैं वायु कोश। क्या बोलते हैं, कोश। इसमें क्या रहता है, रक्त। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना नाक से, तो ये आता है, ऐसे करके आता है और इन्हीं थैलियों में जाता है, और वहां पे क्या होता है, रक्त। उस रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। वह हीमोग्लोबिन उस रक्त से उस ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने में बांध लेता है, और फिर शरीर के यहाँ से जाता है हृदय में। कहा, देखो हृदय में से रक्त आता है यहाँ पे शुद्ध होने के लिए, यानी अशुद्ध का मतलब CO2, शुद्ध का मतलब O2। तो रक्त आके यहाँ O2 से, CO2 से अलग होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उससे जुड़ जाता है, फिर हृदय में, हृदय से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाता है। तो ये रक्त होता है। वायु कोश में क्या भरा होता है, रक्त भरा होता है। अभी यही पढ़ते हैं, फिर हृदय पढ़ाएंगे तो उसकी क्रिया विधि समझाएंगे। तो बताओ, फेफड़े में जब प्रवेश करता है कौन चीज, ब्रोंकस, तो और पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है। उन शाखाओं को क्या कहते हैं, श्वसन का। क्या कहते हैं, श्वसन का। वेरी गुड। यानी इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के अंतिम सिरों पर क्या होती है, छोटी छोटी थैलियां। उन थैलियों में क्या भरा होता है, रक्त। उस रक्त को क्या कहते हैं, 3 × 10⁸ वायु कोश होते हैं फेफड़ों में। 3 × 8 वायु कोश। कितना, 3 × 10⁸ इनकी संख्या। अब 8 को बैठा के 0 दहला लो, कितना करोड़ हुआ, समझा। तो दोनों फेफड़ों में कितने होते हैं, 3 × 10⁸ कोई दिक्कत। वायु कोश बहुत छोटे होते हैं, बहुत। छोटे होते हैं। इनमें क्या भरा होता है, वही रक्त ऑक्सीजन को क्या करता है, बांधता है। तो वायु कोश समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आइए फेफड़ा के बारे में समझते हैं। किसके विषय में, तो आपने नासिका समझ गया, आपने श्वास नली समझ गया, ब्रोंकस समझ में आ गया, ब्रोंकियोल्स समझ में आ गया, वायु कोश समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब आते हैं फेफड़ा के विषय में। फेफड़ा हमारे वक्ष गुहा में रहता है। किस गुहा में, इसको मस्तिष्क गुहा, इसको नासिका गुहा, इसको मुख गुहा, इस सीना को बोलते हैं वक्ष गुहा, पेट को उदर गुहा। क्या बोलेंगे, उदर गुहा। और फिर नीचे एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं श्रोणि गुहा। कौन सा गुहा, जिसमें मूत्राशय वगैरह होता है, वो क्या हो गया, श्रोणि गुहा। आइए बात समझते हैं वक्ष गुहा की। तो पसलियों के नीचे, कहाँ, गुलाबी रंग का, किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग, लेकिन स्पंजी होता है। कैसा होता है, स्पंज। देखें गादा उदा पर बैठे हैं, बैठेंगे तब पचक जाएगा, छोड़ेंगे तब फूल जाएगा। तो ये भी फूलता है और पचकता है, फूलता है और पचकता है, फूलता है और स्पंजी होता है एकदम। कैसा होता है। तो हमारे वक्ष गुहा में पसलियों के, ये जो पसली है ना सीना का हड्डी, उसके नीचे, उसके हृदय के दोनों तरफ, हृदय के कौन से गुहा में, पसलियों के
हृदय के बीच तरफ गुलाबी रंग का स्पंजी रचना पाया जाता है जो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में क्या करता है, घेरता है। उस रचना को हम कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा लगभग शंकु की तरह होता है। कैसा होता है? ऊपर पतला, नीचे चौड़ा होता है। ठीक है ना? फेफड़ा कैसा होता है? शंकु की तरह। अब जो फेफड़ा होता है ना बाबू, ये मिटा दे के थैलिया लबतिया, थोड़ा थैलिया मिला देते हैं। आप लोग समझ गए ना, वायुकोश है। ये फेफड़ा जो होता है ना बाबू, इस फेफड़वा के ऊपर, फेफड़वा के ऊपर ही हमारा एगो झिल्ली होता है। ठीक है, पतली सी क्या होती है? झिल्ली। आई फेफड़ा, झिल्लिया का नाम क्या है बताइए? हाँ, एक और बताइए। इस झिल्लिया को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। इस झिल्लिया को क्या कहते हैं बाबू? और इसमें बड़ा होता है द्रव। क्या भरा होता है? जिसको प्लूरल द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल द्रव। इस द्रव को क्या कहेंगे? होता क्या है, जब फेफड़ा फूलता है और क्या होता है, पचकता है, तो पसलियों में घर्षण ना हो, पसलियों में रगड़ ना हो, इसके लिए द्रव होता है। और बाहरी चोट से भी इसको क्या कहता है? बचाता है। कोई दिक्कत है? चलिए, समझ में आया बाबू? तो फेफड़ा के ऊपर एक पतली सी झिल्ली का क्या होता है? आवरण होता है। यह झिल्ली जो होता है, इस झिल्ली का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है? इस प्लूरल मेम्ब्रेन और इस फेफड़ा के बीच में क्या बढ़ता है? द्रव बढ़ाता है। उस द्रव को क्या बोलते हैं? प्लूरल द्रव कहिए, चाहे पैराइटल प्लूरा कहिए। और यह द्रव करता क्या है, तो इसको फेफड़ा को घर्षण से बचाता है। फेफड़ा में जब घर्षण होता है ना, फेफड़ा फूलता और पचकता है, तो उस वक्त इसको घर्षण से बचाता है और बाहरी चोट से भी क्या करता है? बचाता है। अब देखो क्या होता है, वायु को समझ में आ गया ना? तो इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। अब क्या होता है, ये हो गया वक्ष गुहा, और ये क्या है नीचे वाला? उदर गुहा। सीना वाला वक्ष और पेट वाला उदर गुहा। तो इसके बीच में, इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है ना, एक गुंबद की जैसे, मंदिर के ऊपर ऐसे गुंबद नहीं होता है ऐसे, हाँ, एक झिल्ली की संरचना पाई जाती है, चादर होती है। मंदिर में जैसे गुंबद होता है, वैसे गुंबद की तरफ एक रचना पाई जाती है। यह रचना करती क्या है? यह रचना जो होती है, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग, वक्ष गुहा को गुहा से अलग करती है। इस रचना को हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं? तो डायाफ्राम क्या है? जो उदर गुहा से अलग करती है, डायाफ्राम कहते हैं। कैसी होती है? गुंबद की जैसी। कैसी होती है? ये यहाँ आ गई और फिर इसको अलग करने के लिए यहाँ से भी होती है। ठीक है, इधर भी होती है और इधर भी होती है, जो इनको क्या करती है? अलग करती है। किसी से? पेट से। पेट से सीना को अलग करने वाला डायाफ्राम है। ये गुंबद की तरह रचना है। कैसी? तो कहता है कि वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच एक गुंबद की जैसी रचना पाई जाती है। उस रचना को क्या कहते हैं? डायाफ्राम। काम क्या है? तो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना। तो बोलिए, श्वसन तंत्र समझ में आ गया? श्वसन तंत्र में सबसे पहले ऐसा नासिका, सेकेंड श्वास नली, तीसरा फेफड़ा। फेफड़ा किस रंग का होता है? गुलाबी। कैसी रचना? स्पंजी। काम ऑक्सीजन को बाहर से, वातावरण से लाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना, भेजना। कोई दिक्कत? इसके ऊपर मैंने कि प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या होता है? आवरण होता है। इसमें पैराइटल प्लूरा नामक क्या होता है? द्रव होता है, जो इसको बाहरी घर्षण से बचाता है, चोट से बचाता है। ठीक है, डायाफ्राम का काम है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करना। ये दोनों नली क्या कहलाएगा? ब्रोंकस। अंदर वाला ये नली क्या कहलाएगा? ब्रोंकिओल्स या श्वसनिका। यह नली क्या कहलाएगा? श्वास नली। इसमें अर्ध वलय होता है कि पूर्ण वलय होता है? अपूर्ण वलय। अपूर्ण वलय क्या करता है? इसको चिपकने से बचाता है। ये उपास्थि का बना होता है, इसका नाम श्वास नली है। कोई दिक्कत?
तो चलिए इतनी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिए खूब बढ़िया से। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी बच्चे जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको इस चैप्टर से कोई सवाल ना छूटे, उसके लिए सबको क्या कीजिए, भेजिए। अभी मैं बताऊंगा कि श्वसन मनुष्य कैसे करता है, कैसे इसमें से ऑक्सीजन लेता है, और कैसे कैसे क्या होता है, वो भी खत्म ही कर देते हैं हम लोग। जरा देखेंगे इधर, वो तो श्वसन तंत्र हो गया। क्या हो गया? तो हमने नासिका पढ़ा, नासिका श्वास नली पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? फेफड़ा पढ़ा। अब आएंगे श्वसन की क्रिया। क्या? श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया में होता क्या, ध्यान सुनिए। श्वसन होता कैसे है मनुष्य में? होता क्या है, ऑक्सीजन जो होता है नासिका द्वारा ग्रहण करता है मनुष्य। वो ऑक्सीजन जो होता है श्वास नली से होते हुए आता है, ब्रोंकस में होते हुए जाता है, ब्रोंकियोल से होते हुए वायुकोश में। कहाँ जाता है? तो ऑक्सीजन वाला जो हवा जब वायुकोश में आता है, किसमें? वायुकोश में। तो वायुकोश में रक्त होता है। क्या होता है? यह रक्त वायुकोश में है। यह रक्त जो होता है, इस रक्त में होता है Hb। क्या होता है? Hb माने हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हमने Hb लिखा है, तो Hb का मतलब हम क्या समझेंगे? यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। किससे? ऑक्सीजन से। और ये जुड़ के बनाता है HbO2, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ, किसके साथ? रक्त के साथ। रक्त के साथ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है C6H12O6। उससे जाके फिर ये हीमोग्लोबिन जाता है ना HbO2, यह जाके वहां पे अलग हो जाता है ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन। अब यह ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ता है, इस ग्लूकोज को तो बनता है तीन चीजें। कितनी चीजें? CO2 H2O और ATP। और ATP। ATP बनता है। ठीक है। अब ये CO2 जो होता है, इस CO2 से फिर रक्त मिलता है। कौन? रक्त। किसमें? रक्त में आता है। और रक्त में क्या होता है? Hb। और ये CO2 से मिलकर बनाता है HbCO2। क्या बनाता है? इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर रक्त के साथ आता है फेफड़ा में। कहाँ आता है? फेफड़ा में। फेफड़ा। और फेफड़ा में कहाँ आता है? वायुकोश में। कहाँ आता है? और फिर शरीर से कहाँ निकल जाता है? हवा के साथ बाहर। क्योंकि यह हीमोग्लोबिन जब आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फेफड़ा में, तो फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाता है? अलग। और जो बची हुई हवा है, जो आया था उसके सांस में गया था, उसी के साथ फिर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो मनुष्यों में श्वसन की संपूर्ण क्रिया का क्या करें? वर्णन करें, या श्वसन कैसे होता है उसको समझाएं। तो आपको कहना है कि मनुष्य जो होता है नासिका के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जो श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में। फेफड़ा के कहाँ? क्योंकि वो उसमें रक्त होता है। क्या होता है? और रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन से मिलके HbO2 यानी कार्बोक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ कहाँ पहुंचता है? और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके Hb जो होता है माने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग, ऑक्सीजन फिर ग्लूकोज को तोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP ऊर्जा बनाता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में क्या होता है? मिलता है। और रक्त में कार्बन हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन फिर वो आपस में उसको क्या करता है? फिर जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर बना के यह कहाँ लेके आता है? रक्त के साथ फेफड़ा में। कहाँ? वायुकोश में। और वायुकोश से फिर कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। इस तरह से संपूर्ण श्वसन की क्रिया क्या होती है? मनुष्य में संपन्न होती है। अब एक चीज और समझ लेंगे, ये श्वसन की क्रिया समझ में आ गया? तो श्वसन का एक चक्र बताओ। तुम लोग श्वसन इसी को समझते थे ना? नहीं, श्वसन कोशिकाओं में जाके होता है। कहाँ? हाँ, पूरा होता है। ऑक्सीजन आएगा फेफड़ा में, फिर फेफड़ा से माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर तूड़ ताड़ के ग्लूकोज को तब आएगा, तब बाहर ही निकलता है। एक चक्र पूरा होता है। देखो, एक होता है श्वास, प्रश्वास। प्रश्वास, प्रश्वास का मतलब होता है सांस लेना। सांस लेना यानी सांस लेने की जो क्रिया है वो प्रश्वास है। जैसे ऐसे किए, देखें, ऐसे किए तो क्या हुआ? प्रश्वास। छोड़ रहे हैं तो उच्छ्वास। उच्छ्वास सांस छोड़ना।
सांस मतलब अपने वो वाली सांस को नहीं छोड़ना है, ये ऑक्सीजन वाली सांस छोड़ना है। कौन सी? हाँ बोले तो सर पढ़ा दिए कि सांस को क्या करना है, छोड़ देना है ना। हो तो भविष्य का प्लानिंग कि भविष्य में सांस को छोड़ देना है, सांस को रखना नहीं है। तो क्या हो गया हो तो क्या हनी से नहीं डांस कर रहे देखो ना। प्रश्वास का मतलब क्या होता है बाबू? सांस लेना। उच्छ्वास का मतलब सांस छोड़ना। तो सांस लेने की क्रिया प्रश्वास, सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास। दोनों को जैसे लेके छोड़ दिए, लिए प्रश्वास, छोड़े उच्छ्वास, लेके छोड़ दिए, दोनों को बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास बोलो, समझ में आ गया? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास। समझे? चलो, कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस इज चैप्टर क्लोज। दिस चैप्टर शुरू भी हुआ, खत्म भी हुआ, 2 पार्ट क्लोज। कल हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ऐसे करके 5 दिन में 5 चैप्टर खत्म। अब पूरे बढ़िया से जाके घर पे फिर से एक बार वीडियो देख के आराम से इसका नोट्स बनाइए, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक भी सवाल इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, इसका गारंटी है, फुल गारंटी।